हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले थोड़ा जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आती है एग्जाम में। Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. By 1920s, Frost was the most celebrated poet in America. The poem Dust of Snow was published in New Hampshire in 1923. This collection gave him the Pulitzer Prize. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इस इमेज में, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक हेमलॉक ट्री है जो कि कवर्ड है स्नो से, और इसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ऊपर में टॉप पर, और नीचे पॉट है। हेमलॉक ट्री और क्रो का ये जो कॉम्बिनेशन है पोएट के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आता है, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही शॉर्ट पोएम है, बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब स्नो के जो स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल्स है, उनको बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डस्ट ही क्यों कहा गया है, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि चूंकि ये इतने इतने फाइन थे और इतने माइन्यूट थे, इतने स्मॉल थे कि जैसे ये डस्ट की तरह दिख रहे थे, दैट्स व्हाई पॉट ने इसको डस्ट कहा है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पॉइजनस प्लांट है, काफी जहरीला। इसमें जो फ्लावर होते हैं, स्मॉल स्मॉल वाइट वाइट फ्लावर्स होते हैं इसमें। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं इन 4 लाइन का। बस लाइन 4 है लेकिन मीनिंग बहुत डीप है, ऑथर यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोम रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोम इज सेट ऑन अ विंटरी डे। एक्चुअली इस पोम का जो बैकग्राउंड है वो विंटरी डे है, यानी विंटर का समय है जब बर्फ गिर रही होती है। और पोएट उसमें इस स्टैंजा में अपने आप को दिखाते हैं कि मैं उस विंटर सीजन में एक बार घूम रहा था। उसके बाद कुछ होता है उनके साथ, उसी को उन्होंने यहाँ बेसिकली अपनी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग, द स्नो इज फॉलिंग हेवीली। वो बताते हैं कि स्नो बहुत हेवी फॉल हो रहा है स्नो का, एंड द स्नो फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री। और जो स्नो फ्लेक्स के कारण जो टॉप ऑफ द ट्री है वो पूरा कवर्ड हो चुका है स्नो से। दिस ट्री वॉज अ हेमलॉक ट्री, अ कॉनिफेरस प्लांट। बेसिकली ये कॉनिफेरस प्लांट है, एसोसिएटेड विद पॉइजनस क्वालिटीज, और इसमें क्वालिटी जो होती है वो पॉइजनस होती है, जहरीला होता है। अ क्रो अलाइटेड ऑन द हेमलॉक ट्री सडनली, और अचानक तभी एक कौवा आता है और उस ट्री पर आकर बैठ जाता है। अलाइट मतलब यहाँ पे सिट है, आकर बैठ जाता है। अब बिकॉज ऑफ द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो, चूंकि ये बैठा तो आके विंग्स को फ्लैप किया, सडन मूवमेंट हुआ, तो सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन द ट्री। तो उस पे जो स्नोफ्लेक्स जम गए थे वो उस क्रो के मूवमेंट के कारण, शेकिंग के कारण, उसके विंग्स के शेकिंग के कारण वो थोड़े थोड़े नीचे गिरने लगे, बर्फ के जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे। द स्नोफ्लेक्स फेल डाउन अपॉन द पोएट, और वो छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स जो है ना, पोएट को भी पड़ा नीचे, वो जो नीचे घूम रहे थे। हु वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो एक्चुअली उस ट्री के नीचे ही खड़े थे उस वक्त, जब वो कौवा जो है अपना विंग्स को फ्लैप किया, उसके मूवमेंट के कारण थोड़ा थोड़ा गिरने लगा उसका स्नोफ्लेक्स। द मास ऑफ snowflakes was so light and fine that it looked like the dust of white snow। और वो जो पूरे स्नोफ्लेक्स का जो पूरा मास था वो इतना लाइट था और इतना फाइन था कि ऐसा लग रहा था ना कि जैसे व्हाइट स्नो का कोई डस्ट हो, कोई डस्ट ऊपर से गिरा रहा हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टैंजा बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम लोग जल्दी से सेकंड स्टैंजा की ओर। सेकंड स्टैंजा में पोएट ने कहा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब यहाँ पे मूड का मीनिंग तो आप समझते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका, और रूड का मतलब यहाँ पे रिग्रेटेड है, अफसोस जाहिर करना, पछतावा जाहिर करना यहाँ पर। तो चलिए इस 4 लाइन को पोएट क्या कहना चाहते हैं, हम लोग जल्दी से इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं। Here Robert Frost says that the falling of the dust of snow on the pot leaves a tremendous effect on him।
ऑथर यहाँ पे कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो का जो फॉलिंग हुआ मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़कर चला गया। ट्रेमेंडस इफेक्ट, शानदार प्रभाव बल्कि कहेंगे। इट चेंजेस हिज मूड एंड मेंटल स्टेट एंड ग्लैडन्स हिज हार्ट। ये ऑथर के मूड को और उनके मेंटल स्टेट को बिल्कुल ही बदल देता है उस वक्त, और उनका दिल खुशियों से भर जाता है। ग्लैडन्स का मतलब टू मेक समवन हैप्पी, उनका जो दिल है खुशियों से भर जाता है। इससे कहने का मतलब ये है कि लगता है कि इससे पहले, जस्ट इससे थोड़ा पहले शायद पोएट का मूड सैड होगा, वो खुश नहीं होंगे, वो उदास लग रहे होंगे किसी रीजन की वजह से, और अचानक जब इनके साथ ऐसा हुआ तो इनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया। बिफोर दिस इंसिडेंट दैट पर्टिकुलर डे वाज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम। ऐसा लगता है कि वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं जा रहा था इस इंसिडेंट से पहले, इस घटना से पहले। ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट डे वुड गो वेस्टफुल। उनको लगा था कि आज ये दिन पूरा बर्बाद चला जाएगा। But the fall of the dust of snow on him makes him realize that the whole day has not been wasted. लेकिन जो बर्फ का वो जो डस्ट उनके ऊपर गिरा ना, तो उनको लगता है चलो यार मेरा पूरा दिन लगता है आज बर्बाद नहीं हुआ। He says that the whole day has not been wasted. At least this part of the day has been saved. वो कहते हैं पूरा दिन तो बर्बाद नहीं हुआ, एक्चुअली जितना पार्ट ऑफ द डे बचा हुआ है उतना तो मेरा डे सेव हो गया। हैड ही नॉट एक्सपीरियंस सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो कहते हैं अगर मैं इतना सुखद अनुभव नहीं महसूस किया होता, ही वुड हैव रिग्रेटेड एट द वेस्टेज ऑफ द होल डे, तो मुझसे पूरे दिन के बर्बाद होने का बहुत पछतावा होता और अफसोस होता। पॉइंट ये कहना चाहते हैं। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, बस 1 मिनट में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे देखेंगे आप, हैज गिवन माय हार्ट में मैंने हैज में एच को हाईलाइट किया है और हार्ट में एच को हाईलाइट किया है, मींस कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को एलिट्रेशन कहते हैं। और फिर आप देखेंगे एंड सेव्ड सम पार्ट में मैंने सेव्ड में एस और सम में एस को हाईलाइट किया है, सो ये दोनों भी यहाँ पर आपका एलिट्रेशन कहलाएंगे। Assonance, the repetition of a vowel sound throughout a line is called assonance. एग्जाम्पल, डस्ट ऑफ स्नो में आप देखेंगे ऑफ में ओ, स्नो में ओ, मतलब ओ साउंड मीन्स वाउल साउंड जब रिपीट होता है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। Enjambment, when the sentence continues to the next line without the use of any punctuation marks, it is called enjambment. मतलब कि अगर कोई पॉइम स्टार्ट हुआ, अगर वो उसका पहला लाइन के बाद दूसरा लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के चला जाता है, सो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं एंजाइनमेंट। आप देखेंगे जैसे कि एक पहला ही स्टैंजा लेते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो क्रो के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर मी के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क, फिर से विदाउट पंक्चुएशन मार्क नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू हो गया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो ऐसे टर्म को हम लोग एंजाइनमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकती है आपसे, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा या पोम, तो आप कह सकते हैं ए बी सी डी। अगर पोम का है तो ए बी और स्टैंजा का है तो पोम का है तो ए बी सी डी, और स्टैंजा सिर्फ पूछा जाएगा तो ए बी। कैसे, आप देखेंगे द वे अ क्रो का लास्ट वर्ड क्रो है तो उसको हम लोग ए ले लिया, तो फिर शुक डाउन ऑन मी, तो मी है को मैंने बी ले लिया, फिर है द डस्ट ऑफ स्नो सी ले लिया मैंने, उसको फिर से मैंने ए ले लिया, क्योंकि क्रो और स्नो राइम कर रहा है, सो ए हो गया स्कीम, और ट्री का हो गया बी, सो ए बी हो गया। फिर देखेंगे हार्ट में सी, मूड में डी, फिर पार्ट में सी क्योंकि हार्ट से ये राइम कर रहा है, और र्यूड में डी जो कि मूड से राइम कर रहा है। सो ए बी सी डी। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे डाल दिया, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे कर दिया है, डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द स्नो दैट फॉल्स ऑफ अ ट्री व्हेन शेकन बाय अ क्रो। The poet says that the dust of snow has changed his mood by giving his heart a change of mood and saving some part of a day he had regretted. The poet's mood has changed from one of regret and sadness to the upliftment and joy. So आप इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स को भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का जो है पीडीएफ फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक को वहां पे पोस्ट कर दिया है। आप चाहे वहां पर जाकर क्लिक करके इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं
और याद कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।